बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट अजीम राना और मेरे साथ मौजूद हैं शहरबानो अवान। उम्मीद आप सब ठीक होंगे। हफ्ते का आगाज़ करेंगे बहुत सी दुआओं के साथ कि आप खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ पर भी हैं अपना ख्याल रखें। हीट वेव जो है उसका सिलसिला शुरू हो चुका हुआ है और हाइड्रेटेड रहें क्योंकि शिद्दत की गर्मी की वजह से आपके बीमार होने का खदशा हो सकता है। कोशिश करेंगे बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं तो आपको सबसे पहले बड़ी इंटरेस्टिंग खबर देते हैं कि हमारे पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो 2,62,00,000 बच्चे स्कूल से बाहर हैं। लेकिन ये इंटरेस्टिंग नहीं था, इससे आगे है। लेकिन अमेरिका की बिल्लियाँ जो हैं वो PhD कर रही हैं। अमेरिकी रियासत वर्मोंट में एक बिल्ली को यूनिवर्सिटी की जानिब से डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री दी गई है और मैक्स नामी बिल्ली जो है वो उसने PhD कर ली है। ये शहरबानो वर्मोंट स्टेट यूनिवर्सिटी के कैल्स्टन कैंपस के दाखिली रास्ते के करीब बैठी रहती थी ये बिल्ली और बताया जाता है कि जी रोज आती थी क्लास अटेंड करती थी। और क्या बात है, स्टूडेंट्स के हमसे साथ तो बिल्ली अच्छी निकली। हम तो रोज जाके भी क्लास अटेंड नहीं करते थे। इस बिल्ली की स्टूडेंट्स के साथ दोस्ती हो गई, टीचर्स के साथ दोस्ती हो गई। हाँ। तो एट द एंड ऑफ द सेशन उन्होंने सोचा कि इन्होंने भी कर ली, इसको भी जनाब डॉक्टरेट की डिग्री देते हैं। और कोई आम डिग्री नहीं दी इसको, लिटरेचर डॉक्टर ऑफ लिटरेचर का लक़ब दिया गया इस बिल्ली को। और ये बताया जा रहा है कि बड़ी सोशल है, हाँ, सेल्फी लेने की पोज भी करती है, जबकि खेल कूद में सरगर्म भी रहती है, साथ साथ रहती है। लोगों के जो तालिब इल्म वहाँ पर मौजूद है उनके नखरे भी उठाती है और वो भी इसके नखरे उठाते हैं और ये बड़ी अच्छी दोस्ती है। तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि जितना हमारा एक पूरा टेन्योर था और सेमेस्टर था तो ये बिल्ली हर रोज आती रही है और इसने टाइम पूरा किया है। उसने सवाल कोई नहीं पूछे, एग्जाम नहीं दिया, लेकिन उसने लेक्चर सारे अटेंड किए हैं। तो डिजर्व करती है कि एजाजी तौर पर इसको PhD की डिग्री दी जाए। तो जनाब अब बिल्लियां PhD कर रही हैं तो लम्हा फिक्रिया हमारे लिए। लेकिन ये मैक्स की फोटो भी आप देख सकते हैं। मुझे तो ये खबर बहुत अच्छी लगी है, बड़ा एक सॉफ्ट जेस्चर दिया यूनिवर्सिटी ने। तो ये भी एक अच्छी होती है स्ट्रैटेजी वैसे मार्केटिंग के लिहाज से भी, क्योंकि आप खबरों में रहते हैं। तो एक और दिलचस्प खबर है शहरबानो, वो मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूंगा। खबर है, बड़ी क्यूट खबर है और आई एम श्योर वो आपने भी वीडियो देखी होगी। ये वीडियो सबने देखी है। हमारे स्टार ऑलराउंडर हैं और साबिक कप्तान है हमारी क्रिकेट टीम के शाहिद अफरीदी। इनकी सबसे छोटी बेटी उर्वा अफरीदी एक वीडियो में नजर आ रही है जी कि वो अपने बाबा को मेकअप कर रही है और वीडियो में शाहिद अफरीदी लेटे हुए हैं और वो ब्लश ऑन लगाई जा रही है। बिल्कुल, वो बेटी से गुफ्तगू कर रहे हैं, गालों पे, नोज पे। उन्होंने पहले पूछा उससे कि लिपस्टिक लगा दी और अब क्या लगा रही हैं आप? तेरी मैं ब्लश ऑन लगा रही हूँ। पूछा कि अब आप क्यों कर रही हो? कि मैं आपको प्रिंसेस बना रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं प्रिंसेस नहीं हूँ, प्रिंसेस तो आप हो मेरी। बोला अब आपने मुंह नहीं धोना। सो क्यूट। और मेरे ख्याल से जितने भी पेरेंट्स हमें देख रहे हैं तमाम वालिद और बेटियां से रिलेट कर सकती हैं कि सब लड़कियों ने अपने बाबा के साथ ऐसा किया होगा। और मैंने फेसबुक पे अजीम कोट पढ़ी, मुझे बहुत पसंद आई। वो कुछ इस तरह से थी कोटेशन कि हर लड़की का जो पहला प्यार होता है उसका वालिद होता है और उसका आइडियल भी उसका वालिद होता है। ये वीडियो मुझे भी बड़ी क्यूट लगी और वो जितने प्यार से उर्वा अपने वालिद को कह रही है ना कि ये मैं आपको इसलिए मेकअप कर रही हूँ। उन्होंने कान में आके बोला ताकि आप पहले उन्होंने बोला ताकि आप डराएं और वो कह रहे हैं कि ये मेकअप करके मैं क्यों डराऊं किसी को। उन्होंने फिर बोला है कि नहीं मैं आपको प्रिंसेस बना रही हूँ। वेरी क्यूट वीडियो यार, वेरी मुझे तो बहुत अच्छी लगी और इसको काफ़ी किया जा रहा है हमारे सोशल मीडिया के ऊपर। तो ये है जी बाप बेटी का बड़ा खूबसूरत रिश्ता और ये वीडियो उसकी भरपूर अक्कासी भी करती है। तो अब आगे बढ़ते हैं जी और एक और ख़बर अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं खेलों के मैदान से। और ये खबर हमारी विमेन क्रिकेट टीम से मुतल्लिक है। कौमी टीम आजकल तो इंग्लैंड में है और मेज़बान इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ तो हार चुके हैं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन हमारी जो कप्तान है निदा डार बैनुल-अक़वामी T20 क्रिकेट में एक और अहम और बड़ा एजाज़ अपने नाम करने में कामयाब हुई हैं। निदा डार विमेंस T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा 137 विकेट्स हासिल करने वाली बॉलर बन गई हैं और उन्होंने 137 विकेट्स हासिल करने के बाद ऑस्ट्रेलिया की मेगन शूट का 136 विकेट्स का जो रिकॉर्ड है ये तोड़ दिया। इस फहरिस्त में ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी 126 विकेट्स के साथ तीसरे नंबर पर हैं और वेस्ट इंडीज़ की अनीसा हैं जो 125 विकेट्स के साथ चौथे, जबकि जनूबी अफ्रीका की शबनम इस्माइल 123 विकेट्स हासिल करके 5वें नंबर पर। ज़बरदस्त ही कंग्रेचुलेट करते हैं हम सुनो पाकिस्तान की पूरी टीम आपको निदा के बड़े मज़ीद कामयाब हो, पाकिस्तान का नाम रोशन करें और इसी तरह आगे बढ़ती रहें। ख़वातीन जो है वो किसी प्लेटफॉर्म में कहीं पर भी किसी से भी कम नहीं है। अच्छा, हमारा रीजन और बिलखसूस पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से ना एक एस्पेक्ट से ब्लेस्ड है। मैं हमेशा देखता हूँ यहाँ पे बॉलर्स बड़े कमाल आते हैं। एग्जैक्टली, वो चाहे हमारे मेन क्रिकेट टीम हो चाहे विमेन क्रिकेट टीम हो, हमारे पास बॉलर्स हमेशा से हमारी जो क्रिकेट टीम है उसकी स्ट्रेंथ रहे हैं।
तो निदा घुमा डार ने के भी मारना हम ये जानते मार का मारा है, बिल्कुल। हैं। घुमा के मारने से मुझे याद है सियासत की बात कर लेते हैं। वहाँ पे भी घुमा के मार रहे हैं। घुमा के मारा जा रहा है। मुल्क के हालात की बात करते हैं, कुछ तो सियासी तौर पर गैर यकीन की फ़ज़ा बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया पर इदारों के दरमियान जो हम देख रहे हैं सर्द जंग का तासुर दिया जा रहा है। इस हवाले से सोशल मीडिया मुख्तलिफ अफवाहें चल रही हैं सोशल मीडिया पर कि इधर उधर अगर हम नून लीग की बात करें तो उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि बड़ी तब्दीलियाँ देखने में आ रही हैं। नवाज़ शरीफ को दोबारा सदर बनाया जा रहा है, उसके साथ साथ बयानिया जो है वो भी तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने एक बार फिर जजेस के एहतसाब का नारा लगा दिया, मगर वज़ीर आज़म के सियासी मशीर और नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने जजेस को मशवरा दिया है कि मुदाखलत केस को अदालत से बाहर ही तय कर ले तो बेहतर होगा। इस तमाम तर सूरत हाल में बात कर लेते हैं। तमाम तर सूरत हाल पर तज्जिया लेते हैं। सीनियर सियासतदान सैयद ज़ईम कादरी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू बोथ। आप खैरियत से हैं? सर आप बताएं कैसे? अल्लाह का तरस। ज़ईम साहब, नवाज शरीफ साहब के बयान को कैसे देखते हैं, जो एहतसाब का नारा दोबारा लगाया जजेस का? देखें, वो बात ये है कि ये बारहा वो ये बात कर चुके हैं और हर बार उस पर से वो फिर रिट्रीट कर जाते हैं। मुझे उम्मीद थी कि अगर वो मियां नवाज शरीफ साहब इस दफ़ा जो तकरीर फरमा रहे थे और जिस तरह कन्फ्रंट कर रहे थे लॉक स्टॉक एंड बैरल इस्टेब्लिशमेंट के एटीट्यूड को पर भी उन्होंने बहुत गुफ्तगू की और जजेस के मामलात पे भी बहुत गुफ्तगू की, तो अगर काश ये भी कह देते कि मैं कम से कम अब इसका हिस्सा नहीं बनूंगा, सही एक वादा कर लेते कौम के साथ, तो लोगों को साथ सेटिस्फैक्शन होती। और कोई सजाद अली शाह साहब का जो वाक़या हुआ बहुत अरसा पहले, आप तो छोटे होंगे, जिस तरह उनको सुप्रीम कोर्ट में हमला किया गया और वो सब कुछ, तो वो ना करने का इंदिया और वादा फरमा लेते कौम के साथ, तो उनकी सारी बात में वज़न आ जाता। जो असल मुअम्मा है ना इस मुल्क की लीडरशिप्स का, चाहे वो कोई भी हो, वो ये है कि वो हर मामले को उस नज़र से देखते हैं, उस तनाजुर में देखते हैं जहाँ उनको इक़्तिदार मिलने की उम्मीद बन जाए उस अमल से, चाहे वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट होने की बात हो या वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट होने की बात हो। खास किस्म के जजेस हैं जिनका एहतसाब चाहते हैं नवाज शरीफ साहब? यकीनन वो जजेस भी अपने अपने हैं ना सबके। अच्छा, जजेस भी अपने हैं, कुछ सहाफ़ी भी अपने अपने हैं, कुछ अब जर्नल भी अपने अपने हैं, तो वो हर एक का मतमा नज़र ये है कि मैं उन लोगों के साथ इंटरव्यूट करूं, उनको नाम लूं जो किसी और के साथ जो है वो यानी आप ये कह रहे हैं कि झुकाव है जजेस का भी? और जजेस का तो देखें, बात ये है कि मैं तो ये नहीं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी, पर जजेस शुड स्पीक थ्रू देयर जजमेंट्स। और हम लोगों को ये रवश तर्क करनी पड़ेगी कि जब भी कोई फैसला हमारे खिलाफ आए, हम उसको गैर आईनी, गैर कानूनी करार दे और साजिश करार दे दें और कहें कि ये फैसला इस्टेब्लिशमेंट के ही यहाँ पर किया गया है। ये भी सियासतदानों को बात अब बंद करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ ऐसे फैसले हुए हैं, जस्टिस मुनीर का फैसला हो, खुद नवाज शरीफ साहब वाला फैसला हो, मैं उसे एग्री नहीं करता जो जस्टिस साकिब निसार ने उनके खिलाफ किया था, या जो फैसले अब किसी एक शख्स के खिलाफ किए जाएंगे, उनसे एक हवा तब्दील हो जाती है ना, एक परसेप्शन क्रिएट हो जाती है कि यहाँ गलत फैसले होते हैं, हो सकते हैं। ज़ईम कादरी साहब, नवाज शरीफ साहब एहतसाब का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब नून लीग के जो रहनुमा हैं, बड़े अहम रहनुमा हैं, बड़े पुराने सीनियर सियासतदान भी आप उनको कह सकते हैं, राना सनाउल्लाह साहब, वो कह रहे हैं कि वो मशवरा दे रहे हैं जिसको कि ये सारा मामला जो है अदालत से बाहर तय है। अदलिया मुदाखलत केस वाला जो मामला, मुझे इल्म है, देखिए वो अदालत से बाहर से क्या मुराद? वो इसलिए कि कहीं कोई केओस ना हो जाए, कोई फैसला ऐसा ना आ जाए जिसमें इदारे मुंसलिक कर दिए जाएं रॉन्गली और राइटली। मुझे नहीं इल्म इस बात का, तो यकीनन दैट वुड बी एन एम्बैरेसमेंट फॉर द गवर्नमेंट। तो वो उस एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए अपनी राय दे रहे हैं, वो जिसकी कोई अहमियत नहीं है। वो कोई is nobody to tell the judges of the higher court or the supreme court to react or to act upon his जो उसकी उनकी ख्वाहिश है। वो बेचारे बस नौकरी करते हैं। मुझे आज तक एक बात समझ नहीं आई सर, हम लोग, हमारी सियासत एक दायरे में घूमती है हर बारी, और कमो बेश हर साल या हर 2-3 साल बाद हम ये एहतसाब की बातें सुनते हैं। सर, ये एहतसाब की जब बात होती है तो किस चीज़ का एहतसाब करना चाह रहे होते हैं? जजमेंट का एहतसाब, आपकी जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनका एहतसाब? किसी भी चीज़ का एहतसाब नहीं करने जा रहे होते। ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है। सिर्फ इस एहतसाब का नारा लगा के वो ये बताना चाह रहे हैं कि मुझे गलत तरीके से निकाला गया था, मैं तो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करने जा रहा था, जबकि पाकिस्तान की माशी हालत पाकिस्तान के निज़ाम को तहबाला कर दिया था। मैं आपको पहले अर्ज़ किया ना कि इस मुल्क के सियासतदानों की ये आदत बन गई है, रवैया बन गया, रविश बन गई है कि वो अपनी तमाम तर इनकॉम्पिटेंस, अपनी तमाम तर जो है नेपोटिज्म, अपनी तमाम तर
करप्शन, डिसऑनेस्टी, इक़्तिदार की भूख पर अमल दरामद किए गए अवामिल को एस्टैब्लिशमेंट पर डालकर मरीजों में हो जाते हैं। और वो बात जो उनको अगली दफा इलेक्शन में लेके जानी है, यानी कि उनकी परफॉर्मेंस, वो पीछे चली जाती है और सियासी मामला आगे आ जाते हैं। और फिर आप एक दफा मैदान में आके हाय हाय उई उई गाली गलोच, एक दूसरे के पर गंदे इल्जामात, एक दूसरे की किरदार कशी करके इस कौम को इम्प्रेस करते हैं और इलेक्शन में आके वोट ले लेते हैं। ये स्ट्रेटजी तो नहीं है सियासतदानों की कि आवाम को उलझाया जाए सिर्फ लड़ाई और झगड़ों में? नहीं, ये स्ट्रेटजी उनकी यही स्ट्रेटजी है। अगर उनकी स्ट्रेटजी ना हो तो कोई भी सियासतदान अपना इलेक्शन अपनी परफॉर्मेंस पे लड़े। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि परफॉर्मेंस होती नहीं है, आती नहीं है, की नहीं जाती। करप्शन के अंबार लगे होते हैं हर एक के पीछे, जो जाता है आप देख लें किस तरह करप्शन के अंबार निकलते हैं बाहर जिस दिन वो तशरीफ लेके जाते हैं इक़्तिदार से। तो जब वो वापस आना चाहते हैं तो वो एक जिस तरह कहते हैं ना कि पुरानी बोतल में नई शराब डाल के वही बात कि जी हमें तो निकाला, मुझे क्यों निकाला, उसे क्यों बुलाया, अब मुझे क्यों बुलाया, उसको क्यों निकाला। मुशाहिद हुसैन सईद साहब कहते हैं कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, तो क्या जो 9 मई के कैदी हैं वो सियासी हैं? नहीं, मेरे बड़े भाई हैं मुशाहिद हुसैन सईद साहब, मेरी सीरियस डिसएग्रीमेंट है उससे इन बात पे कि अगर कौमों को आप इस तरह के मुकाम पर जहाँ ये अमल जो है वो किया जाए और इदारे नहीं आपकी रूह पर हमला किया जाए ना, पाकिस्तानियत में हमला हुआ है, ये कोई सियासी कैदी नहीं है, कोई सियासी आदमी ये काम नहीं कर सकता। और अगर कोई अपना को सियासी कहता है तो मैं उसको सियासी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, चाहे वो MNA है, MP है, किसी पार्टी का हेड है, वो इन्वॉल्व है, नजर आ जाएगा, पता लग जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत बात की है मुशाहिद साहब ने। ये सदियों तक याद रखी जाती हैं बातें, अगर आप इनको फोरगो कर दें तो। सही, कल को इससे बड़ा वाकया करेगा कोई और वो भी कहेगा कि आपने उनको माफ कर दिया तो हमें भी माफ कर दे। माफी मांगनी है ना, तो आप माफिया मांगते जाए और मुल्क को तबाह बर्बाद करते जाए। उन्होंने जो दूसरी बात की वो काफी इंपॉर्टेंट है कि इससे पहले कि कहीं से फोन आ जाए तो मैं तो इसकी भी बड़ी शदीद मुजम्मत करता हूँ। फोन कहाँ से आएगा? कि उनको किसने बताया कि फोन आता है, और अगर फोन आता भी है और वो फोन पाकिस्तान की इंटेग्रिटी और एंटिटी के खिलाफ है, पाकिस्तान की अहमियत और नजरिए के खिलाफ है, तो वो फोन नहीं सुना जाना चाहिए। एग्जैक्टली। हम एक सॉवरेन स्टेट है ना, हम कोई बनाना रिपब्लिक तो है नहीं, हम एक कॉन्स्टिट्यूशन, अभी हम वी आर एटॉमिक पावर, हम एक सॉवरेन स्टेट है। हमें किसी बाहर के मुल्क को अपने मुल्क के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करने देनी चाहिए। साबिक चेयरमैन PTI ये तो गिला करते रहे कि मुदाखलत होती है। नहीं, वो मुदाखलत तब होती थी जब वो एक साइफर, जाली साइफर, देखिए ना, साइफर्स तो आते हैं, करोड़ों साइफर्स आए हैं, हर जगह से वो एक नोट आता है कि जनाब आपके मुल्क से हमें ये शिकवा है, वहाँ ये हुआ, पर इसका कहीं ये मतलब नहीं है और कहीं ये साबित नहीं हो सका उस साइफर से कि उन्होंने, और वो कह रहे हैं खुद कि हमने साइफर पे खेलना है, हमने प्लान करके इस पे पॉलिटिक्स। अब ये देखें ना, ये है वो बात सही कि आपने इंटरनेशनली पाकिस्तान की वो बदनामी करवाई उस पर कि आपने कहा कि जो हम इस पे खेलेंगे, वो ऑडियो आपके सामने है, और हम इसको पॉलिटिकली जो है वो इस्तेमाल करेंगे और पूरी परसेप्शन लोगों की तब्दील कर देंगे कि हम अपनी इनकॉम्पिटेंस की वजह से नहीं निकले। वो जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ पाकिस्तान में तारीख में पहली बार थ्रू वोट, हम उससे नहीं निकले, हमें तो अमेरिका ने निकाल दिया। वैसे ज़ैन साहब ये होता है, आप खुद सियासत में रहे सर बहुत अरसा, क्या ऐसा होता है कि डेवलप्ड कंट्रीज में चेंज ऑफ कमांड से डेवलपिंग कंट्रीज की सियासत में फर्क पड़ता है? यार मज़ाक का खेज बात है। अच्छा, ये मज़ाक का खेज बात है, और अगर पड़ता है तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस बात पे कि पाकिस्तान में होता है। मैं आई एम नॉट प्रीवी टू इट बिकॉज आई हैव नेवर बीन ऑन, मैं प्राइम मिनिस्टर तो नहीं रहा, लेकिन मैं ईवान के इक़्तिदार में तो देखता रहा हूँ। और अगर हम एक सॉवरेन स्टेट होते हुए वी कम टू सच फॉरेन प्रेशर्स, आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट डिस्ग्रेसफुल, दिस इज ह्यूमिलिएटिंग एग्जैक्टली द होल नेशन। आप सिर्फ रियासत है पाकिस्तान हिमिलिएट नहीं होती से, पूरी कौम जो है उसकी इज्जत पर हर्फ आता है और हिमिलिएट होती है पूरी कौम की इंटेग्रिटी। तो मेरे ख्याल में रियासत को इसका ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, नवाज शरीफ साहब की अगर बात करें तो बात करने के लिए सियासी सूरत हाल जो मौजूदा उस पर तैयार नहीं है, क्या वजह है इसकी? देखें, पॉलिटिकल बात कर रही तो उनकी बनती है, अब वो तो माशाल्लाह 5वीं बार दोबारा से सदर बन गया अपनी पार्टी पे। यही मैं कहना चाह रही थी कि सदर भी बन क्या ही अच्छा होता कि वो किसी और को इस बार सदर बना देते। एग्जैक्टली, क्योंकि वो एक मामला इतना क्लोज है कि वो एक घर की पार्टी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में तो आप बाहर के लोगों को सदर नहीं बनाते ना,
तो वो खुद पहले भाई थे, अब वो खुद बन गए, फिर वो जाएंगे, उनकी बेटी बन जाएंगी। तो ये लोगों ने फैसला करना ना, मैं ये नहीं मौरूसी करना। सियासत ही चलती रहेगी। चलती रहेगी क्या मतलब, चल रही है पिछले 30 बरस से वही उनके ना। साथ। उनके यहाँ कौन सी ऐसी पार्टी है जिसमें मौरूसियत नहीं है? मुझे एक बता दें। ये पीटीआई के बारे में दावा किया जाता है कि मौरूसियत नहीं है। अभी नहीं है ना, अभी तो वो मौजूद है। जी जी। कहाँ लिखा है कि मौरूसियत नहीं है? किसने कहा आपको कि नहीं होगी? क्या कानून है वहाँ? अभी तक तो नहीं। एक मिनट, आप अगर 9 बार बगैर इलेक्शन करवाए सदर बन गए पार्टी के, तो इसका क्या मतलब है कि आप किसी और को बर्दाश्त क्या नहीं बाकी करते? पार्टीज में होते हैं इलेक्शंस? किसी में भी नहीं होते। नहीं नहीं, किसी में भी नहीं होते। यही तो बात फिर इनमें, और देखिए जब आप चेंज की बात करते हैं जी, ना, जी। और आप कहते हैं कि हम कुछ नया ला रहे हैं, तो आपको कुछ नया दिखाना पड़ता है। आपने कोई ऐसा काम नहीं किया जो एक कन्वेंशनल पॉलिटिकल पार्टी करती है, सही। चाहे वो आपके अपने इक़्तिदार का मामला हो, चाहे वो आपकी अप्रोच का मामला हो, चाहे वो आपका ईवानों में और आपसे 9 महीने वाली बड़ी गलती भी होगी। बुजदार साहब और वो जो वज़ीर आला केपी के थे उनको बिठाने का मामला हो, या बार बार अपनी पार्टी का सदर बनने का मामला हो। ज़हीर साहब, वक्त बड़ा कम है, आखिर में ये किर्गिस्तान का जो वाक़या है बेशक इस पर कमेंट करना चाहेंगे। हुकूमत कहती है कि मामला सेटल्ड हो चुके हैं, जबकि अगर स्टूडेंट्स की हम वीडियोस देखें तो वो कहते हैं कि ये सिर्फ सियासी बयानियां हैं, हम अभी तक नहीं हुआ। ये बिल्कुल गलत बात है। हुकूमत सिर्फ सुबकी मिटा रही है। हुकूमत फॉरेन पॉलिसी के बाज पे शदीद तरीके से फेल हुई है। दे कुड नॉट इवन गेट टू द पीपल कंसर्न्ड देयर इन किर्गिस्तान, और उन्होंने लोगों को जिस तरह निकालना था, जो रिएक्शन होता है, और गवर्नमेंट को जिस तरह प्रेशराइज किया जाता है कि वो पुलिस भेजे, लोग तो कह रहे हैं 2.5 घंटे पुलिस ही नहीं पहुंची जी। और एम्बेसी जो है वो कांटेक्ट ही नहीं कर रही किसी स्टूडेंट से। और उसके बाद क्या आपने उनसे ये दरखास्त की है कि इसकी एक बहुत आला दर्जे की इन्वेस्टिगेशन की जाए कि हाउ डिड इट क्रॉप अप? क्योंकि अगर आपने इन बच्चों को दोबारा भेजना है, तो मैं एज ए पेरेंट, मेरे भी बच्चे हैं ना वो, तो मैं तो नहीं चाहूंगा कि मेरा कोई भी बच्चा वहां जाए और जाके कल को मजरूब होके आए या खुदा न खास्ता जान से चला जाए। ये पूरी इंसानियत का मसला है। बिल्कुल इस पर तहकीक होनी चाहिए सारे मामले पे। ज़हीर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, हमारे सेगमेंट का वक्त खत्म हो गया जी। अफसोसनाक खबर जो आप तक पहुंचाई गई है कि ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारिजा जहां भाग हो चुके हैं, क्रैश हुआ था उनका हेलीकॉप्टर, और अभी ये अफसोसनाक खबर पहुंची है। इसी तमाम सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। आलमी अमूर के माहिर जो है सैयद मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये अफसोसनाक खबर अभी पहुंची, क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानी क़यादत और कौम की जानिब से अपने ईरानी भाइयों को तहे दिल के साथ उनके हम इस दुख दर्द में शरीक हैं और उनके साथ इज़हार ताज़ियत करते हैं। अलबत्ता जो इसके 4 पहलू हैं मैं मुख्तसरन आपके सामने रखता हूँ, जो कि इन्वेस्टिगेशन में अभी ईरानी हुकूमत देखेगी। बुनियादी तौर पे 2 पहलू हैं, एक सेफ्टी का और एक सिक्योरिटी का। सेफ्टी का मतलब ये है कि ये जो एयरक्राफ्ट सेफ्टी होती है उसमें 3 पहलू मुख्तसरन मैं बता रहा हूँ कि सामने रखे जाएंगे। पहला ये है कि क्या हेलीकॉप्टर में कोई टेक्निकल खराबी पैदा हो गई थी। नंबर 2 ये कि क्या मौसम की खराबी की वजह से ये मामला हुआ, या तीसरा ये कि पायलट जो है उसकी अचानक कोई तबीयत खराब हो जाए या वो अपना कंट्रोल लूज कर जाए किसी भी मेडिकल रीजन की वजह से। तो ये सेफ्टी के मद में ये 3 पहलू और इम्कानात देखे जाते हैं। दूसरा जो पहलू है वो सिक्योरिटी का है, जिसमें ये कि क्या कोई तखरीबकारी की गई, किसी किस्म का कोई दहशतगर्दी की या कोई जैमिंग की कोशिश की जाए या ज़मीन से हमला किया जाए। और मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टिगेशंस के नतीजे में जो हक़ाइक़ सामने आएंगे उसके ज़रिए से फिर मैं समझता हूँ कि ईरानी सैयद मोहम्मद अली साहब, आपने दुरुस्त फरमाया कि अभी मुख्तलिफ जो पॉइंट्स हैं उन पर गौर किया जाएगा। यकीनन इन्वेस्टिगेशन होगी सारे मामले की, लेकिन इब्तदाई तौर पर, फौरी तौर पर आप क्या समझ रहे हैं कि अब आलमी मंजरनामे में क्या तब्दीली रोनुमा होगी? बहुत बड़ी खबर है ये। जी, यकीनी तौर पे बहुत बड़ी खबर है। इसके जो 3 पहलू हैं मुख्तसर में सामने रखता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट पहलू यकीनी तौर पे ईरान के सियासी निज़ाम पे इसके असरात जो हैं वो बहुत अहमियत के हामिल हैं। और आप जानते हैं कि ये खबर जो फॉर्मली सामने आई है, ये इस हादसे की इतलात के तकरीबन 16 घंटे के बाद सामने आई है। तो और इस दौरान आप ये भी जानते हैं कि कल रात जो उनकी सुप्रीम काउंसिल है उसका इजलास भी हंगामी तौर पे बुलाया गया था। इसका मतलब ये है कि वो इस इम्कान को उनकी जो नज़रियाती क़यादत है उसने मद्देनज़र रखा था, और अगर उनके इक़्तिदार में तब्दीली आती है तो उस पे सियासी निज़ाम पे इसके मनफी असरात को कम अज़ कम यानी कि इंश्योर करने और मैनेज करने
कि यकीनी तौर पे एक हिकमत अमली वज़ा की गई होगी। जो ईरान का सियासी निज़ाम है उसमें जो नज़रियाती क़यादत है वो हेड ऑफ स्टेट यानी कि आयतुल्लाह खामेनेई के पास है, जिनके पास एक गार्डियन काउंसिल होती है जिसका कल हंगामी इजलास हुआ था। लेकिन जो उनका जमहूरी निज़ाम है वो हमारी पार्लियामान की तरह जिसको मजलिस कहा जाता है, और उनका सदर जो होता है वो दरअसल हमारे प्राइम मिनिस्टर के इक्विवेलेंट होता है। और वहाँ 5-6 बड़ी पार्टीज हैं जहाँ इलेक्शन होते हैं, उनमें से जिसको ज्यादा पजीराई और सपोर्ट हासिल होती है वो इलेक्ट होते हैं। तो यकीनी तौर पे रईसी साहब एक बड़े सरकर्दा और अहम रहनुमा थे, लेकिन उनके सियासी निज़ाम में ये सलाहियत मौजूद है कि उनके और कई अहम रहनुमा जो हैं, मसलन सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो हैं, वो फौरी तौर पे जो मामलात हैं उनको संभाल सकते हैं। लेकिन बतदरीज मुमकिन है कि वो दोबारा री इलेक्शन की तरफ जाएं, ताकि वो नए एक अवामी कायद जो हैं उनका जमहूरी अमल के जरिए से इंतखाब कर सकें। ये तो उनका सियासी पहलू था, लेकिन यकीनी तौर पे जो इस खित्ते और आलमी जो मंजरनामे पे इसके असरात हैं वो भी बहुत अहम है, क्योंकि ये हादसा चंद महीनों के बाद जो है वकूफ़ पज़ीर हुआ है इसराइल और ईरान की कशीदगी इस तरफ भी इशारा किया जा रहा है कम अरसे के बाद। तो यकीनन ये पहलू भी बहुत अहम है, और यकीनी तौर पे जो है ये मामला सिक्योरिटी के मामलात जो हैं वो भी उनकी दिफाई अफवाज और नजरियाती क़यादत बहुत उस पर कड़ी नजर रखे हुए होगी। लेकिन खुशाइंद बात मैं आपके सामने सिफारती सतह पे ये रखना चाहता हूँ कि इस दुख और मुश्किल की घड़ी में चाहे पाकिस्तान की सियासी क़यादत हो, चाहे तुर्की की सियासी क़यादत हो, चाहे सऊदी अरब की क़यादत हो, उन सब ने इजहार हमदर्दी भी किया, दुआएं भी दी और अपनी टेक्निकल सपोर्ट भी ऑफर की। मोहम्मद अली साहब, चूंकि आलमी अमूर पर आपकी गहरी नज़र रहती है सर, आपकी आलमी अमूर पर गहरी नज़र रहती है, ये बताइएगा कि सदर के ओहदे की अहमियत तो आपने बताई ईरानियन निज़ाम में कि कितनी है और उसका अल्टरनेट क्या है, ये भी आपने बताया। ये बताइएगा सदर इब्राहीम की शख्सियत के हवाले से वो कितनी अहमियत के हामिल रहे हैं इस बिलखसूस जिस तरह से ये लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई रिसेंटली, जैसे ये इसराइल के साथ मामला थे? देखिए, ईरान का जो सियासी निज़ाम है उसके दो पहलू हैं, मैं मुख्तसरन बताता हूँ। एक उसका नज़रियाती पहलू है और एक सियासी पहलू है, और यकीनी तौर पे एक यूनिक सियासी निज़ाम है जिसमें नज़रियाती क़यादत और अवामी नुमाइंदों को मिल के वो कानून साजी करते हैं। नज़रियाती क़यादत जो है वो हेड ऑफ स्टेट की शक्ल में, रहबर की शक्ल में मौजूद होती है, जो कि कुरान और शरीयत के मुताबिक कवानीन को रिव्यू करती है। लेकिन अवामी नुमाइंदे जो हैं वो 5-6 जो बड़ी पार्टीज हैं वो पाकिस्तान की तरह इलेक्शंस रेगुलरली होते हैं, और जो अपने नुमाइंदों का चुनाव किया जाता है, और उनमें से एक बड़ी पार्टी के रहनुमा जो हैं वो रईसी साहब थे। यकीनी तौर पे ये उनकी कौम, सियासी निज़ाम के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी जो तारीख है ईरान की बहुत तकलीफदेह और तलातुम खेज तारीख है, और उनके अंदर ये सलाहियत और काबिलियत मौजूद है। सवाल ये जी कि जो सारी ओवरऑल सिचुएशन आपको लगता है कोई बड़ी मेजर सतह पे गफलत बरती गई, क्योंकि एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं, मौजूदा तनाजुर में इतनी अहमियत के हामिल हैं और वो एक दूसरे मुल्क में मौजूद हैं, तो क्या पहले से इतलात मौजूद ये नहीं थी कि मौसम ख़राब है, इस इलाके से जो है वो हेलीकॉप्टर को ना लेके जाया जाए? अच्छा, देखिए, दो बातें मैं आपके तवज्जुह बताना चाहता हूँ। पहली बात ये है कि जो अज़रबैजान की बात की जा रही है वो हमसाया मुल्क नहीं है, ये इनका ईरान का एक शुमाल में एक सूबा है, उसका नाम भी अज़रबैजान है। सही। तो वो अपनी सरहदों के अंदर ही थे, पहली बात। और ये बात यकीनी तौर पे देखें, लेकिन इसमें जो सेफ्टी के 3 मुमकिना इम्कानात हैं उनको यकीनी तौर पे इन्वेस्टिगेशन में मद्देनजर रखा जाएगा। एक ये कि मुमकिन है कि हेलीकॉप्टर में कोई टेक्निकल खराबी हो गई हो, ये भी मुमकिन है कि उनके जो पायलट हैं उन पे कोई अचानक, देखें, किसी को हार्ट अटैक हो सकता है। स्टार्ट में आपने कहा कि वेदर इशू भी हो सकता है, तबीयत भी खराब हो सकती है, हेलीकॉप्टर में भी इशू हो सकता है। मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने स्टार्ट में कहा कि इजराइल के साथ थोड़े मामला तो पहले से ही चल रहे थे, ऐसी सूरत हाल में अहम ओहदों को इस तरह से हेलीकॉप्टर में सफर करना ये पहले से खतरनाक नहीं था? देखिए, मैं आपकी जो बात है वो मैं उससे अग्री करता हूँ, लेकिन ये नॉर्मल बात है। आप देखिए, पाकिस्तान के वजीर आज़म, पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, पाकिस्तान के अंदर जो दौरे होते हैं वो अमूमी तौर पे हमारी फौजी और सियासी क़यादत जो है वो हेलीकॉप्टर पे ही ट्रैवल करती है, अगर उसने थोड़े फासले के लिए ट्रैवल करना है। हाँ, अगर दूर जाना है तो वो एयरक्राफ्ट यूज करते हैं। आपको याद है कि रईसी साहब जब पाकिस्तान आए थे तो वो अपने सरकारी जहाज पे आए थे। लेकिन जब थोड़े फासले के लिए ट्रैवल करना है, हमारे वजीर आज़म अभी नीलम जलम मंसूबे के लिए गए हुए हैं,
या पेशावर गए हुए हैं, कहीं करीब छोटे फासले के लिए लोग हेलीकॉप्टर ट्रैवल इसलिए भी करते हैं कि मुमकिन है वहां पे जो है रनवे मौजूद ना हो, दूर इफ्तादा मुकाम हो। लेकिन तीसरी बात यह है कि आपको याद होगा कि पाक सजाइया के भी जो एयर चीफ थे, उनका भी एक बैड वेदर बिल्कुल। में मुसफ अली मीर साहब का जी जी। इसी तरह क्रैश हुआ था। तो बात यह है कि इंसान अपनी तरफ से हर मुमकिन जो है सेफ्टी को इंश्योर करता है, लेकिन यकीनी तौर पे डेस्टिनी में जो लिखा होता है वो तो होता है। लेकिन देखना ये जरूरी है कि जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएंगी तो ये पहलू कि क्या मेडिकल रीजन था पायलट का, क्या टेक्निकल फॉल्ट था, क्या वेदर की वजह थी, या कोई सबोताज या तखरीबकारी की कार्रवाई थी, इन तमाम पहलुओं को यकीनी तौर पे देख के मैं समझता हूँ ईरानी हुकूमत एक जिम्मेदारी का मुजाहरा करेगी। और अब ना सईद सिर्फ मोहम्मद अली अपने साहब, अब डेफिनेटली चेंज ऑफ कमांड होगी, उसके बाद आप किस तरह से तब्दीली आते देखते हैं? और नेक्स्ट कैंडिडेट देखिए, मैं कौन है? समझता हूँ कि इस वक्त ईरान जो है एक अपनी तारीख के और ये खित्ता भी एक बहुत अहम तब्दीली के दौर से गुजर रहा है। आप देख रहे हैं कि मशरिक वस्ता में बहुत बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं, सियासी तौर पे, दिफाई तौर पे, तस्वीराती तौर पे, सियासी तौर पे। तो यकीनी तौर पे इस वक्त जो उनकी लीडरशिप की तब्दीली है, और इससे थोड़ा अरसा कबल उनके एक सीनियर जनरल को भी हलाक किया गया था। तो ये जी जी, मामला यकीनी तौर पे कासिम ईरान सुलेमानी। के कासिम लिए सुलेमान। तशवीशनाक हैं, और वो यकीनी तौर पे कोशिश करेंगे कि अपनी जो पॉलिसियां हैं, चाहे वो सिफारती हों, दिफाई हों, माशी हों, उनका तसलसल इंश्योर करें। कुछ जो उनकी पॉलिसियां अहम तरीन हैं, मिसाल के तौर पे उनका एटमी प्रोग्राम है, तो आपने देखा कि पिछले 45 साल में उनकी हुकूमतों की तब्दीली के बावजूद इसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। उन्होंने मगरबी ताकतों का प्रेशर बर्दाश्त किया है। लेकिन दूसरी जानिब आप ये देखते हैं कि जिस तरह एक और उनके जो सदर थे, वो कदरे उनकी सोच थोड़ी-सी बाज़ दफ़ा मुख्तलिफ थी। वो समझते थे कि मगरिब के साथ ज़्यादा अग्रेसिव एटीट्यूड रखा जाए। बाज़ जो उनके लीडर्स आए, जिस तरह ख़ातमी साहब थे, वो थोड़ा-सा नर्म गोशा रखते थे और मुखासमत को अवॉइड करना चाहते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि यकीनी तौर पे क़यादत की तब्दीली से सोच में तब्दीली आती है। सैयद मोहम्मद अली साहब, इब्राहिम रईसी जो सदर हैं वो तो जहाँ भाग हुए हैं, उसके साथ साथ और अहम शख्सियात भी हैं। आयतुल्ला खामनाई के तर्जुमान आयतुल्ला अली हाशिम भी इसी हादसे में जाँ भाग हुए, जबकि मशरक़ी अज़रबैजान के गवर्नर जो हैं वो भी इसी हादसे में जाँ भाग हुए हैं। तो कितनी चेंजेस आ रही हैं अभी सारी सूरत हाल को अगर देखें तो? जी, बिल्कुल, इसमें तो बाज़ इत्तलात के मुताबिक उनके वज़ीर ख़ारिजा जो कई दफ़ा जी जी जी, पाकिस्तान जी जी, आते रहे वो हैं, भी। वो भी इसमें बिल्कुल। मौजूद थे। तो मैं समझता हूँ यकीनी तौर पे, जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान की सियासी, सिफारती क़यादत और कौम जो है, वो इस दुःख की घड़ी में उनके साथ है और मुकम्मल तौर पे उनके दुःख दर्द में शरीक है। और मैं बहुत तवक्को शुक्रिया करता सैयद हूँ मोहम्मद कि अली साहब, अभी आपने जो अपना कीमती वक्त दिया। सुनो पाकिस्तान को रिसाम डेवलपमेंट से नतीजा पेश कर रहे थे। तमाम तर सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर जमील अहमद खान, साबिक सफ़ीर, इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये यकीनन एक अफसोसनाक खबर आप तक भी पहुंची है, क्या कहेंगे सर इस हवाले से? इसके चंद ज़ाविये हैं, उनको देखना बड़ा ज़रूरी है। एक तो बहुत अफ़सोसनाक खबर है, और उससे ज़्यादा अफ़सोसनाक ये है कि अभी चंद दिनों पहले ही वो पाकिस्तान में तशरीफ़ लाई थी, और पाकिस्तान जी की जो उससे कब थोड़ी-सी प्रॉब्लम हुई थी, वो बिल्कुल ठीक हो गई थी इब्राहिम रईसी साहब के अपने इनिशिएटिव पे। सबसे ताकतवर प्रेज़िडेंट ईरान में अब तक पिछले 8 प्रेज़िडेंट्स जो हुए हैं, उनमें सबसे ताकतवर प्रेज़िडेंट थे, इसलिए कि वो सुप्रीम लीडर के बहुत ही करीब थे। जी जी, और दूसरी बात ये कि ईरान में वो एक स्कॉलर समझे जाते थे, और स्कॉलर थे वो जी। बेसिकली 15 साल की उम्र से वो कौम में उन्होंने तालीम हासिल की, सेमिनरी, जहाँ के रिलीजियस तालीम वगैरह हासिल की जाती है। तो उनकी कद्र मंजिलत थी अपने अल्ट्रा कंजर्वेटिव ग्रुप में, जो कि बहुत बड़ा ग्रुप है जिसने ईरान को कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन अपोजिशन में क्योंकि उन इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं थे, उसके वो अभी आज डेथ हुई है, तो उसके मुहर्रिकात में किसी और दिन। इस वक्त जरूरी ये है कि ये देखा जाए कि इसके खित्ते पे क्या असरात हो सकते हैं, ये जी। देखा जाए कि ईरान के इंटरनल पॉलिटिक्स पर क्या असरात हो सकते हैं, ये देखा जाए कि ईरान के इंटरनल पॉलिटिक्स के खित्ते पे क्या असरात हो सकते जमील हैं। अहमद तो खान एक-एक साहब, करके 2 मिनट। तो बताइएगा सर कि आलमी मंजरनामे पे बिलखसूस पहले अगर उसकी बात करते हैं, इंटरनल पॉलिटिक्स की भी डेफिनेटली इसके बाद बात करते हैं, तो पहले आलमी सतह पर क्या तब्दीलियां रोनुमा होते देखते हैं अब आप? कि आलमी और इलाकाई सतह पर तो आप देखें कि ईरान और इजराइल और बाकी खित्ते के कुछ ममालिक, जिनके साथ ईरान के हमेशा कुछ ना कुछ चप्पलिश रही है, बल्कि
इसराइल के साथ तो खुल्लम खुल्ला एक दुश्मनी रही है। और इसराइल ने, ये ईरान की अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक अगली बात करने लगा हूँ, कि ईरान ने इल्जाम लगाया था कि उनके फादर ऑफ द न्यूक्लियर प्रोग्राम, जी 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 जो फखरी साहब थे, उनको 2020 में 21 में असैसिनेट किया था इसराइल ने। और वो फॉरेन मिनिस्टर उस जमाने में जमात साहब थे, उन्होंने खुद कहा अपने स्टेटमेंट के इन्होंने हमारा आदमी असैसिनेट कर दिया। तो उसके अलावा आपने देखा दो दो जर्नैल और कई सारे जर्नैल असैसिनेट जी हुए, जी और वो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया इसराइल ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो वो तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए देखें तो एक जो बात जो अहम इसमें आ जाती, JCPOA, जो कि ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान ऑफ एक्शन, जो कि एक बहुत खूबसूरत सा न्यूक्लियर डील था, या जिसको के बाद में ट्रंप उससे वॉकआउट कर गए थे, और यूरोपियन यूनियन उसमें बहुत दिलचस्पी थी रखती थी, ताकि ईरान इनरिचमेंट ना कर सके और एटम बम ना बना सके। लेकिन जब वो वॉकआउट कर गए तो वो रईसी साहब ही थे, जो कि प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट वहाँ हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, जैसे जी जी पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, और बिल्कुल इतना ताकतवर हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो ऐसे ही है। उन्होंने कहा कि ठीक है, जो अभी रिपोर्ट में ये है, जो मुख्तलिफ लिटरेचर में मिलता है, कि ईरान ने इनरिचमेंट काफी आगे बढ़ा ली, और जब चाहे वो अपना वेपन बना सकता है। तो बिल्कुल यही ऐसे ही है। सबसे बड़ी बात है, यही सबसे बड़ी चीज है जो कि दुनिया की आंखों में खटक रही है। और इसी की वजह से दुनिया ने कई ऐसे अटेम्प्ट किए हैं, जमील साहब, खासतौर ये बात भी की जा रही थी कि ईरान में कुछ ही दिनों में इलेक्शंस होने वाले थे और उससे पहले इतना बड़ा हादसा पेश अगले आना। साल, जी अगले बरस इलेक्शन होने थे, और उसमें यही उम्मीद थी कि इब्राहिम रईसी साहब, जो कि अल्ट्रा जी कंजर्वेटिव जी और बहुत ताकत, मैंने बताया, वो दोबारा इलेक्ट उन्होंने होना था। जो वहाँ के सर्वेज आ रहे थे वो यही आ रहे थे कि उन्होंने दोबारा प्रेसिडेंट इलेक्ट होना था। और मैंने आपको ये बताता चलूं कि ईरान में अपनी विद इन एस्टेब्लिशमेंट, और हर जगह होता है ईरान में भी, और अपनी आबादी में भी एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस लोग, और एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस अपने ही एस्टेब्लिशमेंट के कुछ चपकलिश और कुछ डिफरेंसेस चल रहे थे। लेकिन एक ताकतवर प्रेसिडेंट या हेड ऑफ द गवर्नमेंट के, जो कि रईसी साहब थे, उनकी वजह से वो सारी चीजें मध्यम रही और कंट्रोल में रही। जब ऐसा ताकतवर शख्स चला जाए, उसकी जी छतरी जी चली जाए, तो उस वक्त बहुत सारी दरारें जो हैं वो सामने आना शुरू हो जाती हैं। न ऐसे ही सिर्फ है। सामने आना शुरू हो जाती हैं, बल्कि उनके मुखालिफ, यानी कि उन ममालिक के, जैसे ईरान के मुखालिफ जो हैं, वो इससे इस्तिफादा भी हासिल करना चाहेंगे, और चाहेंगे कि इसको और दवाम दी जाए, इसको और हवा दिया जाए। इब्राहिम रईसी की अगर बात की जाए, उनकी शख्सियत कैसी थी? नहीं, वो उनकी शख्सियत एक तो ये है कि वो डूअर कहलाते थे। जी हर मामला, जो हर प्रोजेक्ट और हर काम जो वो होता था, उसको वो इंश्योर करते थे कि वो तमाम के तमाम उसको पाया तकमील तक पहुँचाएँ, चाहे उसमें सख्ती करनी पड़े, नरमी करनी पड़े, हर हम्म लिहाज से तो वो डूअर थे। आपको याद होगा कि जब अब प्रोसिक्यूशन हो रही थी, बहुत सारे लोगों की, खास तौर पे पॉलिटिकल ईरान में, तो ये प्रोसिक्यूशन में थे, और प्रोसिक्यूशन में होने की वजह से उसमें ये डायरेक्ट उन फैसलों में असरअंदाज थे। तो सख्त गीर किस्म के, ज़ाहिर अल्ट्रा कंजर्वेटिव, तो सख्त गीर हम्म किस्म की शख्सियत थी, लेकिन साथ-साथ स्कॉलर भी थे। साथ-साथ उनकी एक कद्र मंज़िलत एज़ एन स्कॉलर पूरे मुल्क में वो भी थी, और क्योंकि सेमिनरी में उन्होंने 15 साल से तालीम हासिल की, तो वो ज़ाहिर है उनकी एक ज़हनी नशोनुमा उसी बिल्कुल तरीके से हुई जमील है। अहमद खान साहब, और जैसे ईरान कि फिर अभी आपने बताया कि ईरान की जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का, उस पर चंद जो अहम ममालिक हैं, जो बड़ी ताकतें हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे, और उस हवाले से जो डेवलपमेंट्स हुई वो भी आपने हमारे नाज़रीन के साथ शेयर की हैं। और साथ ही साथ आपने ये भी बताया कि जो हेड ऑफ़ द स्टेट हैं आयतुल्लाह ख़ामेनी, उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे इब्राहिम रईसी के। उनका आप कह लें कि आशीर्वाद भी उनको हासिल था, तकरीबन एक जैसी पॉलिसी को वो टो करते हैं। तो ये कहिएगा कि अब इंटरनल पॉलिटिक्स पे उस तरह से कोई तब्दीलियाँ आती आप देखते हैं, क्योंकि आयतुल्लाह ख़ामेनी तो वहीं पर मौजूद हैं? देखिए, वो तो हैं सुप्रीम, लेकिन उनके साथ एक इतना ताकतवर शख्स जब था, तो उस वक़्त चीज़ें ज़्यादा कंट्रोल में थीं। अभी हम्म दुश्मनों की, उनके ईरान की ख़्वाहिश ये होगी कि ये जो फ़ॉल्ट लाइन है, वो फ़ॉल्ट लाइन को थोड़ा-सा नुमायाँ किया जाए। याद रहे कि ईरान इल्ज़ाम लगाता रहा है चंद मुल्कों पर, पावरफुल ममालिक पर, कि वो ईरान के इंटरनल मामले को, ईरान के मॉडरेट्स को हवा दे रहे हैं, ताकि वो, आपने देखा होगा बड़े-बड़े जुलूस वगैरह निकले थे, जलसे जी जी निकले थे, तो ईरान ने ये ब्लेम किया था। तो जब इस किस्म की फॉल्ट लाइन नुमाया हो जाए, इस किस्म का ताकतवर शख्स सीन से हट जाए, चला जाए,
और जहां वक्त हो जाए तो उस सूरत में उन फॉल्ट लाइन को उभारने वाले लोग ज्यादा होते हैं। तो उसमें इंटरनल पॉलिटिक्स का तो ये उस पर असर हो सकता है। और यही जो उनके ईरान के मुखालिफ दुनिया है वो इसी ख्वाहिश की मुतमन्नी है कि वहाँ ऐसी खुद ब खुद इंटरनल फॉल्ट लाइन आए कि जो क्लर्जी है या जो कंजर्वेटिव का कंट्रोल है वो खत्म हो जाए और उनकी बांधने के लिए यानी बाहर के जमील साहब, इंटरनल पॉलिटिक्स की बात हो रही है तो ईरानी सदर जो हैं इब्राहिम रईसी, ये तो जाँ बहक हुए हैं, इनके साथ और बड़े अहम मोहतेदार भी शहीद हो गए, जाँ बहक हो गए हैं, जिनमें ये बताया जा रहा है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के तर्जुमान भी इसी में मौजूद थे, अली हाशिम, वो भी जाँ बहक हुए हैं, और मशरकी आज़रबाईजान के गवर्नर भी। जी, 9 अफराद हैं। जी, फॉरेन मिनिस्टर के बारे में भी कहा जा रहा है। फॉरेन मिनिस्टर के बारे में कहा जा रहा है। तो ये सारी सूरत हाल में तो जी जी जी, फॉरेन मिनिस्टर जाहिर है कि किसी मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर, और ये फॉरेन मिनिस्टर भी अगेन ही वाज अल्ट्रा कंजर्वेटिव थे, और लेकिन बहुत काबिल आदमी थे। तो उस लिहाज से जैसे कि पहले रूहुल्लाह साहब थे वो मॉडरेट कहलाते थे, और उसी तरीके से जवाद जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो इस लिहाज से थोड़े से मॉडरेट थे। लेकिन अब अल्ट्रा कंजर्वेटिव की ये पूरी जो 2 की एक टीम थी, तो जाहिर है सुप्रीम लीडर को अब ऐसा शख्स तलाश करना होगा जिसकी कि इस वक्त ईरान में तबके चल रहे हैं कि इतना पावरफुल आदमी उनको ढूंढना मुश्किल है। और जब मुश्किल होगा तो ऐसी सूरत में ईरान के इंटरनल मामला जिसके कि लोग तमन्ना रखते हैं, दुनिया के वो लोग जो ईरान के मुखालिफ हैं या दुश्मन हैं, वो तमन्ना रखते हैं कि इंटरनली कोई ऐसे मामला बढ़े या फूट पड़े जिससे कि ईरान कमजोर हो। ईरान को पहले ही सैंक्शन लगा के देख लिया, बाकी चीजें, असल चीज वही JCPOA जो है यानी कि न्यूक्लियर डील, वही खटक रही है कि जब न्यूक्लियर डील से ट्रंप निकल गए, अमेरिका निकल गया, तो ईरान को एक लीगल जवाब मिल गया। लीगल से मुराद ये कि एक मंतकी जवाब मिल गया कि वो अपनी इनरिचमेंट को बढ़ा ले, और अब उनकी इनरिचमेंट रिपोर्ट जमील अहमद खान साहब, सर माजद के वक्त की किल्लत है, जाते जाते अगर आप वन लाइनर जवाब दे सकें कि इस सारी सूरत हाल के बाद आपको लगता है कि फ़लस्तीनियों की जो इस वक्त एक जिद्दोजहद जारी है, जो वो कोशिश कर रहे हैं अपनी हक़ खुद इरादत के लिए, वाहिद ईरानियन इस्लामी जो ब्लॉक देखते हैं उसमें एक मुल्क नज़र आ रहा था कि जो बढ़ चढ़ कर आगे फॉर फ्रंट में नज़र आ रहा था, तो अब पैलेस्टीनियन कॉज को आप कहाँ देखते हैं? जी हाँ, ईरान अपने मसले में फंस और उलझ गया है, तो इसलिए वो मामला थोड़ा सा मध्यम नजर आता है ईरान की तरफ से। हालांकि उनका एक अपना निज़ाम है, उसके तहत तो वो चलता रहेगा, लेकिन ये थोड़ी सी इसमें मध्यम सी बात नजर आ रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में, और बदकिस्मती से फ़लस्तीनियों पर वो जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला रुकता नजर नहीं आ रहा है, और ये मैं कई प्रोग्रामों में इसका तस्करा कर चुका हूँ। तो ईरान में इस ताकतवर शख्स के जाने के बाद थोड़ी सी मदम हो जाएगा। एक अफसोसनाक खबर है, ईरानियन सदर इब्राहिम राइसी एक हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हुए हैं। तज्जिया दे रहे थे डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, पाकिस्तान को आपने वक्त दिया। इसी अपडेट पे बात करेंगे। इब्राहिम राइसी जो कि जाँ बहक हो चुके हैं और वज़ीर ख़ारिजा भी उसी हेलीकॉप्टर में मौजूद है। हमारे साथ बात करने के लिए फॉर्मर एम्बेसडर ज़फ़र हिलाली साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर क्या कहेंगे? देखिए, काफी देर से ये खबर चल रहा है ना, जी जी। अभी तो नहीं हुआ है, काफी घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए होंगे शायद। 8 बजे सुना है उनका कुछ ये हुआ। नहीं, लेकिन सर अभी तस्दीक की गई ना ईरानी मीडिया की जानिब से कि वो जाँ बहक हो चुके हैं, मतलब घंटा एक पहले। जी, इससे पहले जो इतलात थी वो यही थी कि मलबा मिला। अब तो पक्का पता चल गया है कि क्या हुआ था। और हमारे एरियाज में ये होता है कि शुबा होता है कि कौन बेनिफिट करेगा उसको उसके इस इंसिडेंट से, और कौन है दुश्मन, कौन बेनिफिट करेगा, कौन कर सकता है। देखिए, रईसी साहब जो थे ईरान के तो सदर थे, मगर ईरान के जो एक्चुअल रूलर्स हैं वो हैं खमेनी साहब। वो हैं जिनके पास पावर है, और आयतुल्लाह जो होते हैं उनके पास रहता है। अब इनको जाहिर है उन्होंने सिलेक्ट किया, सबको पता है कि रईसी साहब और उनका अच्छा ताल्लुकात था, इसीलिए उन्होंने इनको सिलेक्ट किया एज प्रेसिडेंट, इलेक्ट भी हुए ये। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि ये कोई इंटरनल क्राइसिस हो, ऐसा तो नहीं है। अब आप आ जाएं, एक्सटर्नल दुश्मन कौन हो सकते हैं उधर, वो फिर वही बातें शुरू हो गई है, इजराइल है, अमेरिका है ये। मगर एक आदमी को मारना, ऐसे मुल्कों को जो खुद एक लेफ्टिनेंट है किसी और का, सरबराह नहीं है, क्या वजह, क्या उससे क्या बेनिफिट होता है?
वैसे जफर इलाली साहब, तो ये तो जब जी। तमाम तहकीकात मुकम्मल होंगी ऑब्वियसली फिर जो रीज़न है इस हादसे के पीछे वो सामने आएगी, लेकिन अभी चूंकि मफरूज़ों पे स्पेकुलेशंस पे बात हो रही, जैसे आपने भी बोला कि इंटरनली क्या मकासद हासिल किए जा सकते हैं इस तरह के हादसे के बाद कुछ ममालिक की जानिब से। सर अभी देखें जैसे ईरानियन जो कुछ जर्नल्स जिनको टारगेट किया गया वो भी खबरें आती रहीं, जो कि मेजर प्रोग्राम्स में इनके बिलखसूस न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के साथ जिनका उनका ताल्लुक था। तो अब ऐसे में ईरानियन सदर के हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आ रहा है, जब मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल भी सबके सामने है, तो फिर स्पेकुलेशंस तो होंगी, फिर इल्ज़ाम तो लगाए जाएंगे। जैसे एक न्यूक्लियर साइंसेस की बात करते हैं तो फिर इमीडिएट स्पेकुलेशन जो होता है, और वो जायज स्पेकुलेशन है, वो होता है इजराइल या अमेरिका। उस वक्त लोग कहते हैं कि ये दो मुल्क हैं जो बार बार कहते हैं कि हम टॉलरेट नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन ईरान के हाथ में। जी। तो क्या रईसी साहब वो ड्राइविंग फोर्स वो थे? बिल्कुल नहीं। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तो उनसे पहले आ रहा है। तो ये कहना कि ये एक वजह है। अली साहब, ये भी कहा जा रहा है ना कि कुछ महीनों में नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस होने जा रहे हैं और बड़ा अहम किरदार था इनका उस सारी सूरत में, तो और दोबारा इलेक्ट होने जा रहे हैं, ये भी इतलात थी। जी देखिए, इलेक्शंस हुए हैं और इनका सिलेक्शन जो हुआ है, इनकी नॉमिनेशन जो हुई है वो हुई है आयतुल्लाह से। जी जी जी। आयतुल्लाह के बारे, और इनका कोई ऐसी बात नहीं थी, बल्कि दोस्त थे वो। बल्कि हम जितना लोगों को पता है, उन्होंने तो इनके साथ बड़ी गहरी दोस्ती थी। और कुछ एविडेंस तो नहीं है कि अभी 1 मिनट में लड़ाई हो गई, इस हद तक कि वो चाहते हैं कि इनका ये हो। तो देखिए, ये सब स्पेक्यूलेशन है। और जब लेकिन जफर इलाही साहब, आपको लगता है कि कोई ताकतें ऐसी हैं जो फ़ायदा उठा सकती हैं सारी सूरत हाल से लेके, जैसे आपने भी बताया कि आयतुल्लाह ख़ामेनी के साथ इब्राहिम राइसी के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। ये भी खबरें हैं सर, ये भी इतलात कुछ मीडिया भी ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट जो ओहदा है आयतुल्लाह का, वो भी शायद ओहदा इनको मिलता। हाँ, ये पता नहीं जी, ये तो बहुत बड़ी चीज है। समझते हैं ये सारी सूरत हाल इंटरनल क्लैशेस की वजह से भी हो सकती है? सारे सूरत हाल में इनका क्या हाथ, स्पेसिफिक हाथ क्या है, हमें पता है? जब पता नहीं है तो स्पेकुलेशन होगी। और अगर पता है, मैंने किसी को कहते हुए सुना ही नहीं है कि रईसी अपना क्या ये था। हमारी लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ वो दोस्ती चाहती थी, बिल्कुल चाहते थे, और उन्होंने बड़ा ठीक तरीके से हैंडल किया था, और आए भी थे, और सुना है उनकी ख्वाहिश पे आए थे। मगर इस हमारी और उनकी क्या दोस्ती पे एक आदमी को उड़ा देंगे? इतना जफर इलाही साहब, एक अफसोसनाक खबर है। बहुत शुक्रिया, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी जो कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में जहाँ भाग हो गए हैं, इसी तमाम तर मालूमात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक सफ़ीर हैं नाइला चौहान साहिबा। बहुत शुक्रिया मैम आपके वक्त का। नाइला साहिबा, अब ये शहादत हो चुकी है, जहाँ भाग तो वो हो गए हैं, इस सारी सूरत हाल में इंटरनल पॉलिटिक्स की अगर बात की जाए तो क्या असरात होंगे ईरान पर? देखिए, पहले तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जो है आला दर्जात दे, और ईरान के लोगों के लिए, उनकी अवाम के लिए, उनकी खानवादी के लिए हमारी तरफ से दिली ताज़ियत। क्योंकि पाकिस्तान और ईरान बहुत नज़दीकी बरादर मालिक हैं, और उनका भी रिसेंटली दौरा भी हुआ था, जिससे मजीद हमारे रवाबित जो है वो कवी हुए थे जी। तो हमारी लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा है। जहाँ तक ईरान की अंदर सियासत का मुस्तकबिल की बात है, तो उनकी बहुत वेल एस्टैब्लिश जो है वो इंस्टीट्यूशंस हैं, और वो अपने जिम्मेदारियां बड़े अच्छे तरीके से निभाती हैं। कॉन्ट्ररी टू द प्रोपेगेंडा जो वेस्ट में होता है, ईरान एक बड़ी स्टेबल मतलब मुल्क है सियासी तौर पे। नायला चौहान साहिबा, इस हादसे के बाद आपको क्या लगता है कि अब मशरिक़ वस्ता बिलखसूस और ओवरऑल इंटरनेशनल जो सिनेरियो है उसमें किस तरह से तब्दीली रोनुमा होते देखती हैं? क्योंकि ईरान एक सेंटर ऑफ अटेंशन तो है इस सारी सिचुएशन के दौरान, जो क्राइसिस इस वक्त इसराइल और पैलेस्टाइन में बना हुआ। देखिए, जहाँ तक मिडल ईस्ट में डेवलपमेंट हो रही हैं,
यहाँ तो डिलिबरेटली एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि यहाँ पे इंस्टेबिलिटी आए। आप देखें गजा में जो कुछ हो रहा है, इजराइल जो कुछ कर रहा है, तो हालात तो जहाँ तक मिडिल ईस्ट के हैं वो बहुत नाजुक है। लेकिन इस वक्त जो ये सान्या हुआ है, इसके पीछे क्या है उसका हमें अभी कोई अंदाज़ा नहीं है, और मैं कोई भी इस पे कयास आराई करने से गुरेज करूँगी। ठीक। अच्छा नायला साहबा, अभी पैलेस्टाइन के मामले पर आवाज़ उठाई जा रही थी बहुत ज़्यादा ईरान की जानिब से, तो आप समझती हैं कि अब ईरान तो अपने मामला में उलझ गया? देखिए, अभी ये बहुत जल्दी है इसके ऊपर कोई भी कमेंट्स देना। अभी लेट द डस्ट सेटल। अभी तो उनके जो सान्या हुआ है उसकी डिटेल्स हमें नहीं मालूम, और फिर ईरान की जो इंटरनल डोमेस्टिक डेवलपमेंट है उसको भी जो शख्सियत है उसको एनालाइज करें। बतौर प्रेसिडेंट अगर उनको देखा जाए तो हसन रूहानी के बाद वो इक़्तिदार में आए हैं, और उस वक्त आए कि जब खासे क्राइसिस बने ईरानियन स्टेट के लिए भी। तो अब आपको क्या लगता है कि जब चेंज ऑफ कमांड आएगी, जब कोई शख्सियत बदलेगी, तो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स भी बदलेगा या यही पॉलिसी को टो करेगा ईरान? देखिए, जहाँ तक के पॉलिसी की बात है, ईरान में बड़ी वेल एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस हैं जी जी, और उनकी वेल डिफाइंड डायरेक्शंस हैं। वो शख्स पे डेवलप नहीं करती, डिपेंड नहीं करती, वो अपने एजेंडा को फॉलो करती हैं। तो वो तो अपनी जगह है। जो भी नए वो आएगी क़यादत, उस पर डेफिनेटली असर तो होगा, लेकिन जो जनरल डायरेक्शंस हैं वो तो राहबर देते हैं जी जी, इमाम खामेनाई। जी जी, उनकी डायरेक्शंस तो अपनी जगह रहेंगी, और ईरान उनकी डायरेक्शंस पे चल रहा है। नायला चौहान साहिबा, आप चूँकि खुद साबिक सफारतकार रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि जब भी किसी मुल्क में ऐसा कोई हादसा होता है और इतने बड़ी कोई स्टेट ऑफिशियल्स जो है वो किसी हादसे के नज़र हो जाएं, तो फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है फिर उस स्टेट का? क्योंकि जो अवाम है ईरानियन, उनके भी जज्बात हैं, और जो सिचुएशन है वो ऑब्वियसली स्पेकुलेशंस भी होती हैं कि बाहर की कोई साजिश तो नहीं है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है? किस तरह से सारा सफारती अमला हरकत में आता है? किस तरह से सिचुएशन कंट्रोल की जाती है? देखिए, कोई भी किसी मुल्क में भी ऐसा बड़ा सान्या हो तो ऑब्वियसली पहला रिस्पांस होगा कि ये कैसे हुआ। जी जी, क्या ये कोई टेक्निकल डिफेक्ट था या कोई वो अटैक था, हुआ क्या था? अभी तो हमें कुछ नहीं मालूम। सही। तो ऑब्वियसली जो ईरान की अभी क़यादत है, उसका पहला जो है वो कदम होगा कि सच्चाई पहले तलाश करें कि हुआ क्या। उसके बाद जो है कुछ भी कहा जा सकता है। अच्छा नायला साहब, ये कहा जा रहा है कि ईरान के नायब सदर जो हैं वो अभी ओहदा संभालेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है ईरानी सदर जो है वो तो जाम भाग हो गए हैं। तो क्या समझती हैं, उनकी शख्सियत जो है वो इनके मुताबिक जो है प्रॉपर होगी, और क्या ये जो आगे से फैसले होंगे वो तब्दील होंगे? देखिए, नायब सदर हमेशा जो होता है वो सदर की ही पॉलिसीज को फॉलो कर रहा होता है, और बेसिकली जैसे मैंने अर्ज किया, राहबर इमाम खामेनाई है, उनकी पॉलिसीज को फॉलो किया जा रहा था, किया जाता रहेगा। उसमें मुझे कोई ऐसा शक नहीं है कि उसमें कोई तब्दीली आएगी। और नायला चौहान साहिबा, पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात का अगर जिक्र करें तो उनमें कोई तब्दीली रोनुमा होती नजर आती है? क्योंकि पाकिस्तान और ईरान के बीच में भी खासी डेवलपमेंट्स रही पिछले दिनों, और अभी उन्होंने दौरा भी किया था। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि प्रेसिडेंट रईसी जो थे उन्होंने खुद कदम उठाया, पाकिस्तान आए, और जो कुछ बदगुमानियां हो रही थी उनको क्लैरिफाई किया, और दोस्ती को मजीद जो है उन्होंने एक नया बाब दिया। उनकी इसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, और पाकिस्तानी अवाम, उनके दिल में उनकी एक ख़ास जगह है, ख़ास मुकाम है, और हम दुआगो हैं कि अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस में
नायला जान साहब, अभी बाला रिसेंटली दर्जा दें। हमने भारत और ईरान के माबैन भी बड़े मेजर डील्स होते देखे हैं। चाबहार पोर्ट को जब अगर हम जिक्र करें बिलखसूस, तो आपको क्या लगता है कि इस हवाले से भी कुछ तब्दीलियां होती नजर आएंगी? आई डोंट थिंक। देखिए, भारत हमेशा कैश ऑन करने की करता है, हमें जो है ना सिर्फ परेशान करने के लिए। लेकिन भारत और ईरान के ऑल दो रिलेशन बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको आप पाकिस्तान के साथ नहीं वो कर सकते कंपेयर, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान हमसाया है, हम मजहब है, हम फिक्र है, हम सोच है। बिल्कुल ऐसे हमारा बहुत ज्यादा जो है नजदीकी और समीमी ताल्लुकात है, उनको किसी और के साथ आप, मेरा नहीं ख्याल उनको कंपेयर करना चाहिए। नायला साहब, अभी कुछ अर्सा पहले हमने देखा कि सऊदी अरेबिया के साथ भी ताल्लुकात बहाल हुए, ईरान के मामलात थोड़े बेटर हुए थे। अभी जैसे कि आपने कहा कि पॉलिसीज तो चेंज नहीं होती, क्योंकि उनका कमांड जो है वो आयतुल्ला खामेनेई ही देख रहे हैं, तो आप समझती हैं कि मामलात अब वैसे ही रहेंगे चाहे कोई भी आता रहे? देखिए, चाहे कोई की तो बात नहीं है, वो तो प्रॉपर उनकी जो है गार्डियन काउंसिल है, मजलिस शुरा है, राहबर है, उनकी प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस हैं जो अभी एक्शन में आ चुकी होंगी। और ऑब्वियसली उनका सबसे बड़ा एजेंडा होगा कि पहले तो पता करें हुआ क्या, किसने किया, क्या ये हादसा था टेक्निकल या कुछ और था। फिर उसके बाद जो है वो फैसला करेंगे कि कौन जो है वो नया बनेगा। तो अभी एक प्रोसेस है। ये डैम से मुतल्लिक एक तकरीब थी जिसमें शिरकत की थी ईरानियन सदर ने, और उस दौरान जो स्पीच उन्होंने की उसमें भी उन्होंने बड़ी अहमियत दी फ़लस्तीनियों की जो कॉज़ है, जो वो अपने हक़ ख़ुद इरादत के लिए कर रहे हैं कॉज़, वहाँ पे उसको बड़ी अहमियत दी। और उन्होंने बोला कि ईरानियन जो पॉलिसी है उसकी अहमियत कितनी है इस हवाले से। तो अब आपको क्या लग रहा है कि इस हादसे के बाद फ़लस्तीनियन कॉज़ को कोई नुकसान पहुँचता नज़र आता है? आई डोंट थिंक सो। जैसे मैंने अर्ज किया, जो स्टेट पॉलिसीज होती हैं वो अफराद पे नहीं डिपेंड करती, वो इंस्टीट्यूशंस पे करती हैं। ठीक। तो वो इंस्टीट्यूशंस कायम और दायम है, उनकी पॉलिसीज ऐसे चेंज नहीं होने लगी। लेकिन अभी तो लेट्स सी कि हुआ क्या है। बिल्कुल ऐसे है। ठीक है नायला साहब, हमारे बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, हमारे साथ मौजूद थी और तजिया दे रही थी इस सानहा के बारे में। अफसोसनाक सानहा आज सुबह, पेश तो ये सानहा कल हुआ था, लेकिन इसकी खबर जो है तस्दीक आज की गई ईरानी मीडिया की जानिब से कि इब्राहिम रईसी जो हैं ईरानी सदर, वो जाँ बहक हो गए हैं और उनके साथ जो दीगर अहम रहनुमा थे वो भी इसी हादसे का शिकार हुए, वो भी जाँ बहक हो गए। तो ये अफसोसनाक खबर ईरान से आई और इसी हवाले से हमने आपको अपडेट भी किया। तो आज के इस प्रोग्राम से फिल वक्त इतना ही। मुझे और शहरबानों को इजाज़त दें, कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। ख्याल रखें।